Shri Vikramjit Singh Sahni, concern over misuse of social media in spreading disharmony in the society. Sir, I take a note of it. You have discussed with me in the chamber. Chairman, sir, first of all, I pay my homage to बहन सुषमा स्वराज जी, जिन्होंने भारतीय राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ी। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं। Today I stand before you with a heavy heart, compelled to address a growing menace that threatens the social fabric of our society and disrupts the communal harmony. There's a handful amount of fringe elements who misuse the social media platforms to spread hate on the basis of caste, creed and religion. चेयरमैन सर, सोशल मीडिया पे कोई डिसिप्लिन नहीं है। इवन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, किसी कम्युनिटी के बारे में अनगढ़ बोलते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई रोक टोक नहीं। हम अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया पर छोटी सी घटना, किसी खिलाड़ी से कैच छूट गया, उसको के बना दिया। किसी हमारे अभी पिछले हफ्ते इंडियन आर्मी के बहुत ही टॉप ऑफिशियल, वो आत्मनिर्भरता पे स्पीच दे रहे हैं, उनको के वर्ड बोला नहीं जा सकता। तो इतना दुरुपयोग ये सोशल मीडिया का हो रहा है, हेट स्पीच का। आई एम ऑल्सो सबमिटिंग ए डोजियर ऑफ 38 पेजेस laying on the House Parliament, a table of the House of various hate accounts which we feel is just spreading hatred quite irresponsibly. क्योंकि कोई सुबह उठिए, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, पहले तो कोई उसमें फेक अकाउंट बने हुए हैं। तो ये मैंने चेक किया कि अब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टेट पॉलिसी डिपार्टमेंट कहती है कि ये हेट स्पीच के दायरे में नहीं आते, और पंजाब में भी बहुत चल रहा है, हर जगह बहुत चल रहा है। तो ये सब कानून 2000 में एक बना था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, वो अब ऑब्सोलीट हो गया, तब तो सोशल मीडिया नहीं था। तो ये मैंने प्राइवेट मेंबर बिल भी लाए हैं, फ्राइडे को मैंने सबमिट किया कि इस पे जो है कानून बनना चाहिए। उम्मीद है कि इस सदन में चर्चा होगी, पर जब तक वो कानून नहीं बनता तब तक ये हेट स्पीच हमारी सोसाइटी में ज़ीरो टॉलरेंस है इसकी, और हमें इसको MOIT को सारे अकाउंट्स बिना किसी भेदभाव के, कोई ABCDF उनको बंद कराएं साहब, क्योंकि सोसाइटी में टेंशन हो रही है। हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पर लिबर्टी हैज़ टू बी यूज्ड विद सम डिसिप्लिन। कोई सेंसर नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, जो मर्जी सुबह ट्विटर का अकाउंट बना लो और अपना किसी के खिलाफ लिखते जाओ, और इतना कुछ लोग उससे इतना टेंशन हो रहा है। तो मैं आखिर में यही कहूँगा, बेखौफ बेशुमार मेरे यार बाटिए, बेखौफ बेशुमार मेरे यार बाटिए, नफरत नहीं जहां में फक्त प्यार बाटिए, गुल देकर उनको दीजिए नसीहत, जो लोग कहते हैं राहों में खार बाटिए। थैंक यू। माननीय श्री शंभू शरण पटेल, कंसर्न ओवर लैक ऑफ बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन बिहार। धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज आपने मुझे पूरे देश सहित विशेषकर बिहार के पटना में प्राइवेट अस्पताल के संबंध में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। महोदय, स्वास्थ्य हमारे मानव जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा कहा जाता है। महोदय, 2005 के पहले बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पतालों की व्यवस्था बहुत ही लचर थी। अभी जो पिछले 2005 के बाद से जब NDA की सरकार बनी है, तो वहाँ के अस्पतालों का, वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उसमें थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है। लेकिन महोदय, मैं आपको एक विशेष, जो खास करके पटना जैसे शहरों में जो है, जगह जगह पे जिस तरह से किराना का दुकान खुलता है, उस तरह से वहाँ पे निजी अस्पताल खोल दिया गया है, और भ्रामक तरीके से लिखा जाता है मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ICCU, CCU। लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे किसी भी तरह की सुविधा वहाँ पे लोगों को नहीं मिलती है। आए दिन जो है अस्पताल के मरीजों के परिजनों और उनके हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है उसके साथ आए दिन झगड़ा होते रहता है। हमारी सरकार ने
आयुष्मान जैसे योजनाओं को लागू किया, जिससे कि लाखों और करोड़ों लोगों को इसका लाभ भी, गरीब लोगों को लाभ भी हुआ है। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, खास करके हमारे गरीब प्रांत पटना के में, उस अस्पतालों का जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के संरक्षण में वहाँ जांच किया जाए और यह पता कराया जाए कि जो सुविधा वो बोल रहे हैं वो सुविधा लोगों को दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। अगर दे पाते हैं तो इसका मानक क्या है, और जो बेवजह जो है लोगों को लूटा जाता है और एम्बुलेंस और जो अस्पताल के मैनेजमेंट के बीच जो नेक्सस है उसको जो है समाप्त करने के लिए सरकार इस दिशा में पहल उठाए। यही आग्रह करने के लिए मैंने आज यह विषय उठाया। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री शंभू शरण जी। ऑनरेबल श्री वाइक को concern over frequent attacks and arrest of Indian fishermen by Sri Lankan Navy. Honorable Chairman, Deputy Chairman, and my beloved colleagues of this House, I have raised an important issue in which the fishermen of Tamil Nadu continuously they are attacked by the Sri Lankan Navy, killed, and the remaining fishermen were taken to Colombo and they are put in the prison. Even today, 83 fishermen are inside the prison, Tamil Nadu fishermen. Sir, 2014, there was a cricket match between Pakistan and India. Before the match took place, the Sri Lankan Navy personnel entered our territorial waters. They told and cautioned the fishermen, if we lose this time in the cricket, Pakistan loses, that is Bangladesh, Sri Lanka loses, we will kill you. That was reported in the press. And Pakistan, Sri Lanka was defeated. The same night, 4 fishermen were attacked and their heads were chopped off and the bodies and heads were floating in the seashore. Likewise, now more than 875 fishermen over these 40 years have been attacked and killed by the Sri Lankan Navy. The Union government is not taking up any issues and prevent such killings in the high seas. Last week, Sri Lankan Navy attacked fishermen from Rameswaram. In the attack, one fisherman drowned into the sea and another fisherman could not be traced. They have taken into custody 2 fishermen. 3 days back, Sri Lankan Navy handed over the mortal remains of a fisherman who died in the attack and other 2 fishermen. While this act was going on, another group of Sri Lankan Navy have taken into custody another 4 fishermen from Pudukkottai district while fishing on high sea. A pale of gloom descended in the fishermen colonies in the coastal habitation. The fishermen associations in Rameswaram had announced indefinite strike for the last 3 years. Since 85 fishermen are still languishing in the Sri Lankan prisons, their livelihood is being taken away. I met the Prime Minister. I represented the matter. Twice I met the External Affairs Minister. And he also told me, we are really worried. We are trying to improve the situation. I said, when in our territorial waters they come and attack and kill and the bodies are floating in the seas means, I want to know whether these Tamil Nadu fishermen are citizens of India or not. If they are citizens of India, what you are doing, what is your name? Thank you, Honorable Vaikut. Thank you. You have raised this. Thank you. Thank you. The time is over. Yes, you have already raised the issue. You have put your points. Thank you. Manya Professor Ram Gopal Yadav ji, concern over vulgar contents available on Instagram Reels. Professor Ram Gopal Yadav ji. Sir, your time is over. It's not going on record. Time is over, sir. Professor Ram Gopal Yadav ji. नहीं सर आप बोले आपका माइक कौन है प्लीज सर ये 0 आवर 3 मिनट का है इसके बाद माननीय सदस्य बोलेंगे रिकॉर्ड पे नहीं जाता प्लीज टाइम रिसेट कराइए टाइम हम आपको 3 मिनट देंगे आप बोले प्लीज नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड प्लीज प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी आप बोले प्लीज प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी प्लीज
Sir, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी प्लीज, आप बोले, आपकी आवाज आ रही है, रिकॉर्ड पे है। वो नहीं बंद होंगे तो इसमें आई एम नॉट सर, इट इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। मिस्टर वाइको, इतने शोर में, मिस्टर वाइको, इट्स नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। आप बोले, प्रोफेसर राम गोपाल जी आप बोले। मैं कोई और, मैं आपको बाद में बुलाऊं? मैं कहाँ बोलूं जब मैं पीछे से मैं किसी और को बुलाता हूं जो बोले। ओवरलैप कर रही है बात। प्लीज टेक योर सीट ऑनरेबल वाइको, यू आर वेरी सीनियर मैन, सर योर टाइम इज ऑलरेडी ओवर। प्लीज 1 मिनट शुरू से करवा दियो, 0। हाँ, आप बोले, हम देख लेंगे टाइम। आप बोले। सर, जब हम लोगों की, हमारे ज़माने में प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी तो अंग्रेजी 6वीं क्लास से पढ़ाई जाती थी, और जब अंग्रेजी थोड़ा सा सीख लेता था छात्र तो टीचर एक वाक्य रटवाता था उनको कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मैं बहुत चिंता भी है और अफसोस भी है कि इस धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि कुछ चैनल्स भी और कुछ में चलने वाले प्रोग्राम्स निरंतर वल्गैरिटी और वॉयलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं समाज में। स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा इंस्टाग्राम रील प्ले का। देश के बड़े पैमाने पर युवा और नई पीढ़ी एक अनुमान के अनुसार से लगभग 3 घंटा अपना बर्बाद करते हैं उन सीरियल्स को और बहुत ही भद्दे और अश्लील किस्म के प्रचार को देखने के लिए। इससे बहुत सारी विकृतियां समाज में पैदा हो रही हैं। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि साहब इंस्टाग्राम पर मित्रता हुई, शादी हुई, लड़के ने लड़की का मर्डर कर दिया, कहीं लड़के का सारा सामान चुरा के चली गई। रोज घटनाएं होती और हम लोगों के ऐसे परिवार रहे हैं जहाँ दिन में एक बार सारे परिवार में माँ बाप बेटे बहन भाई बच्चे सब साथ बैठ लेते थे। अब तो सब फोन में उलझे रहते हैं। तो जो एफिनिटी है, जो बॉन्ड हैं, रिलेशंस के, मित्रता के संबंध हैं, उनमें भी धीरे धीरे कमी आने लगी। निरंतर हम लोगों को सूचनाएं मिलती रहती हैं समाचार पत्रों के द्वारा, और हमारे आस पड़ोस में भी घटनाएं घटती रहती हैं कि कहाँ बेटे ने बाप को मार दिया, क्योंकि वो जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो आपस में बैठ के रोज अपनी बातें करते थे, साथ खाना खाते थे, वो नहीं है। जो उस वक्त होता है तब फोन में लगे होते हैं। और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन और शुरू हो गई है, ये स्मार्टफोन्स ने बच्चों तक ये सारी चीज़ें, सारी गंदगी पहुंचाने का काम किया है। नतीजा ये हुआ है कि जो 1 मिनट हमारी पहले से चली गई, हाँ, वो समय हमने दिया। नतीजा ये हुआ है जी कि जो मैंने एक बार आप ही चेयर पर थे, बहुत पहले हाउस में कहा था कि जब भी किसी समाज में न्यूडिटी और एल्कोहलिज्म बढ़ जाता है तो कई सभ्यताएं इससे नष्ट हो गई। और वो स्थिति हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है। सब समय दे दिया। ऐसे अर्नल्ड टॉयनबी का मैंने कोट किया था। ऐसे वस्त्र लोग पहनते हैं कि नजर झुक जाती है उस तरफ चेहरा करने से। थैंक यू। इसलिए गवर्नमेंट से मैं कहना चाहूंगा कि आपने जनसंघ के जमाने से मैं सुनता आया कि भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए डॉक्टर जॉन ब्रिटास
Dr. John Brittas. Thank you. Discrimination Please. Dr. by the deputy chairman. John Brittas, please. Nothing is going on record, please. You are Please sit. discriminating. John Brittas, please. No justice, no fair approach by you. You are creating all trouble. Sir, it's all Mr. 3 Deputy minutes Chairman. only. You have spoken more than that, please. Thank you, sir. As this House knows, Kerala is a model state with respect to advancement it has made in the field of health. The state has consistently ranked #1 as per the Niti Aayog Index. The indices related to health and well-being and the Kerala model is being often cited globally. It was in this context that Kerala had proposed a life science park ushering in research, development and production in connection with all the verticals attached to this sector. Underlying the importance of cooperative federalism, which the Honorable Prime Minister always heard, the government of Kerala proposed a joint venture between Sri Chitra Institute of Medical Science and Technology and KSIDC to set up a medical devices park at the Life Science Park in Thonakal. The purpose was to develop state-of-art facilities for medical devices, including medical implants and extracorporeal devices. It used to be noted that Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Science holds significant expertise, experience, and a synergy with KSIDC would have paved way for establishment of state-of-the-art facilities that would have helped the whole nation. Just to briefly elaborate, the objective of the park was to offer comprehensive infrastructure for the designing, prototyping, testing, and validation of medical devices. It also intended to encourage dissemination of knowledge and setting up of modular manufacturing units. The project would have created 1,200 direct jobs and more than 5,000 additional jobs. The unfortunate part, sir, is that despite the cooperative federalism dictum and mantra being doled out, this project has been pending with the government of India for last several years. And the Sri Chitra Institute, which comes under the Prime Minister, had sent this proposal with a favorable noting that this may be ascended to. I hereby crave the indulgence of the Honorable Prime Minister that this institute, which would go a long way in having innovation, research and development in the field of health, should be approved by the Government of India. It is to be noted that Kerala, which is a model state in the arena of health, has been denied an All India Institute of Medical Science for last several years. Despite granting 1 or 2 All India Institute of Medical Science in various states, I strongly protest the discrimination shown to Kerala by Government of India and would request earnestly the Government of India to sanction this joint venture. Thank you, sir. Honorable Sri Iran Kadadi, need for reforms for food processing industries under PM formalization of micro food processing enterprises scheme. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿರು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಿಧಿ ಎಂಬ 2 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕಿರು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತ ಬೆಳೆದಂಥ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವವರಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಗೋಡೌನ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು, ತಮ್ಮ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು, ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಬದುಕನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿರು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಿಧಿ ಈ 2 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಿರು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡದೆ
ರೈತನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಿಬಂಧನೆಯಂತೆ ರೈತ ತನ್ನ ಜಮೀನನ್ನು ಕೃಷಿಯೇತರ ಜಮೀನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದಾಖಲಾದ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರ ಆಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತ ವಿಧಿಸುವ ಕರ ರೈತನಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಿರು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ರೈತ ವಿಫಲನಾದರೆ ಎನ್ಎ ಆದ ಜಮೀನಿಗೆ ಕಾಯಂ ಆಗಿ ಕರ ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಿರು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾರದೆ ಇದೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೈತ ತನ್ನ ಜಮೀನಿನ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ, ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಲು ಅಲೆಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ, ಕಿರು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಗೋಡಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಸಹಜವಾಗಿ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಹುತೇಕ ರೈತರಿಗೆ ಇದರ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. धन्यवाद माननीय कडाडी जी. माननीय श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल, कंसर्न ओवर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल्स इन्वेस्टमेंट मेड इन वेरियस मल्टी स्टेट्स कोऑपरेटिव यूनिट्स इन महाराष्ट्र. थैंक यू सर, आपने मौका दिया. महाराष्ट्र में खासतौर पे मराठवाड़ा में जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव संस्थाओं द्वारा जो घोटाला, जो स्कैम हो रहा है, उसके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ. इस घोटाले में हमारे किसान, मजदूर, दिहाड़ी करने वाले गरीब लोग शामिल हैं, क्योंकि उनको ही पीड़ित किया जाता है. विथ योर परमिशन आई सीक टू स्पीक इन मराठी फॉर माय पीपल. आमच्या मराठवाड्यामध्ये बीड, धाराशिव, लातूर, जालना, छत्रपती संभाजीनगर यामध्ये अनेक मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह बँका काम करतात आणि त्यामध्ये शुभकल्याण, राजस्थानी, साईराम, ज्ञानराधा, वीर जिजाऊ मासाहेब यासारख्या मल्टीस्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह ज्या आहेत त्या मागील वर्षापासून बंद पडलेल्या आहेत. त्यामुळे खातेदार आणि ठेवीदार हे अत्यंत अडचणीमध्ये आलेले आहेत. सर्दील मल्टीस्टेटची कार्यालय तसेच शाखाही बंद आहेत. त्यासाठी खातेदारांनी आणि ठेवीदारांनी रस्ता रोको, तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढलेले आहेत. या मल्टीस्टेटमध्ये गोरगरीब, कष्टकरी, शेतमजूर, पेन्शनधारक, नोकरदार यांनी मोठ्या प्रमाणात आपल्या आयुष्याची पुंजी साठवलेली आहे. काही वयोवृद्ध माणसांनी 2 ते 5 लाख रुपयापर्यंत ठेवी ठेवलेल्या आहेत. त्यांना असं वाटत होतं की आम्हाला 2,000-5,000 व्याज मिळेल, परंतु ते काही झालेलं नाही आहे. बँकांमधील कर्मचारी, मॅनेजर, संचालक सर्वांनी जास्तीत जास्त व्याज उसका आमिष दाखवून त्यांनी त्या सर्व रकमा गोळा केल्यात आणि आज ठेवीदारांचे संसार उघड्यावर आलेले आहेत. त्यांच्या मुलींची लग्न होत नाहीत कारण त्या लग्नासाठी त्यांनी पैसे साठवले होते. त्यांच्या मुलांची शिक्षण होत नाही कारण त्या शिक्षणासाठी त्यांनी पैसे ठेवलेले होते. अशा पद्धतीने अतिशय दैनावस्था या मराठवाड्यामधल्या आमच्या काही 5-6 जिल्ह्यांमध्ये झालेली आहे. कष्टाच्या आणि घामाच्या पैशावर डल्ला मारून या मल्टीस्टेट बंद केल्यामुळे लोकांची तारांबळ उडालेली आहे. आणि ज्यावेळेला महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये हा प्रश्न उठवला गेला त्याला महाराष्ट्र विधानसभेने हात वर केले की हा संबंध आमचा नाही, मल्टीस्टेट असल्यामुळे हे केंद्र सरकारच्या संबंधित आहे आणि केंद्र सरकारने याच्यात लक्ष घालावं. म्हणजे आई जीव घाले ना आणि बाप भीक मागू दे ना अशी आमच्या खातेदारांची सोय झालेली आहे. परंतु शासनाला सुद्धा त्यांनी फसवलं. शासनाने हात वर केलेले आहेत. मला या ठिकाणी सांगायचं की जी सरकारने ज्यांनी परमिशन दिलेली आहे त्यांची ही जबाबदारी आहे की लोकांचा पैसा सुरक्षित राहायला पाहिजे आणि लोकांच्या पैशाची जबाबदारी सुरक्षिततेची ही सरकारने घेतली पाहिजे. मग केंद्र सरकार असेल तर केंद्र सरकारने त्यासाठी एक विशिष्ट यंत्रणा तयार केली पाहिजे. आज मल्टीस्टेट पे फुटल्याप्रमाणे यायला लागलात. मल्टीस्टेटमध्ये लोक व्याज देतात 18%, 20% असं व्याज मिळते, त्यामुळे लोक त्याच्याकडे आकर्षित होतात. परंतु मला असं वाटतं की या सर्व लोकांना कुठेतरी कारवाई करून सुमारे 5,000 कोटीचा घोटाळा हा आमच्या मराठवाड्याच्या क्षेत्रामध्ये झालेला आहे. त्यामुळे माझी आपल्याला विनंती आहे की आपल्या माध्यमातून मी विनंती करते की केंद्र सरकारने यामध्ये लक्ष घालावं आणि आमच्या भागातले जे मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह आहेत त्या कोऑपरेटिव्ह लक्ष घालावं. थँक्यू. माननीय श्री विडामस्थान राव यादव, concern over discrepancies in counseling process of undergraduate and AIIMS medical seats examinations. Sir, thank you, Honorable Deputy Chairman, sir.
As a member of OBC Welfare Committee of Parliament from Rajya Sabha, I would like to bring it to your kind attention about the injustice caused to the students belonging to other backward classes, that is OBCs, by the Medical Counseling Committee of DGHS while filling up the All India quota of undergraduate and AIMS medical seats for OBC reserved candidates. It is to state that the seats secured by the meritorious reserved category MRC candidates belonging to OBC category are being counted under reserved quota seats during the UG counseling process for medical seats. As per the counseling procedure, the open competition seats are filled according to merit. Thereafter, the reserved category seats are to be filled by the SC, ST, OBC candidates as per the rules of reservation. In the event of a sliding MRC, such open competition seat vacated by them has to be filled by a candidate belonging to the same reserved category in the order of merit. Therefore, I request the Honorable Chairman, sir, on the above injustice caused to the OBC students for years together and implement the correct counseling procedure as laid down in the Ritesh Shah, within brackets Supra, with respect to the meritorious reservation category candidates, and further provide the mandated benefit of the reservation of 27% to the students of the OBC community, at least from the academic year 2024 onwards, in All India quota medical seat, both at UG and PG level for medical and dental courses, and ensure that the entire seats allotted to the OBC students are fully made available and obliged. I thank the Honorable Chairman, sir, for giving me this opportunity to raise the issue of public interest. Thank you, sir. Thank you, Vidamastanji. Susri Susmita Devji demand to increase constitutional benches of the Supreme Court and the regional benches of the High Courts for efficacious legal remedy. Thank you, sir. Sir, justice delayed is justice denied. And I believe that the primary reasons why justice is delayed in this country is because of the large number of cases that are pending in our Supreme Court and High Court. And the second reason is that we do not have access to justice, either because of lack of resources, because litigation is a luxury, sir, and secondly, because of the distances we have to cover to reach Supreme Court and High Court. I remember there was a question number 32 starred in this session where the Law Ministry said that the Supreme Court judges in a full court meeting decided that there was no need for regional benches. But what I am demanding is a permanent constitutional bench. And the reason for it is, sir, in our country, in the Constitution, Article 124, we started with 7 judges, but today we are at 34, which means that the Parliament can legislate to add to the number of judges in Supreme Court. The reason that the Chief Justice of India may not want regional benches and more benches across the country is because of the paucity of the number of judges. But if we give them that human resource, if we increase the number of 34 judges to more, I am sure and I have no doubt that the Chief Justice of India will consider having a permanent constitutional bench. The present Chief Justice of India, the former Chief Justice of India have all given their opinion in different forums that they are keen to do so. But it needs the support of the Parliament. Sir, if one constitutional bench decides and lays down the law, actually experts say that 50 lakh cases across the country, vertically right till the bottom, can be solved because the law is settled. Wow. So that is the impact of a constitutional ban. I just moved this for a particular reason. Sir, in Assam, there's a plethora of cases, whether it is CAA, NRC. One simple example is that the biometrics of the people whose names were inside the NRC, around 26 lakh people don't have an Aadhaar card. Because their biometrics are blocked because the decision of the Supreme Court is yet to be interpreted. This bench has been unable to hear this matter because these judges get pulled into constitutional benches. This is my personal experience from my state, and my people are suffering. That's why I thought of raising this in this August House, that if we set up a permanent constitutional bench,
then the ordinary people who suffer because of delay, we may be able to alleviate that grievance. Thank you, sir. Thank you, Sushmita ji. Honorable Sri K. Launa demand for inclusion of Mizo language as an option in the online application form for newspaper title verification. Yeah. Thank you, Honorable Deputy Chairman. Yeah, Honorable Deputy Chairman, sir, our journalists among the people of Mizoram are facing serious problems while applying registration for newspaper title in Mizo language. I am requesting you to bring to your attention an issue regarding the online application process for newspaper title verification. While attempting to register newspaper title, I noticed that the Mizo language is not listed as an option in the online application form. This shows that we could not get new registration if we want to publish newspaper in Mizo language to cater to the Mizo-speaking community. The absence of Mizo language in the online application form hinders the ability to complete the registration process. Therefore, I respectfully request the Union Government the inclusion of Mizo language as an option in the online application form to facilitate the registration process for Mizo language application. Thank you, sir. Thank you. Manesri R. Dharmar demand to open passport Seva Kendra in Ramnathpuram, Tamil Nadu. Thank you, Deputy Chairman, sir. The Ministry of External Affairs and the Department of Post, DOP, KV decided to adherence the head post office in the various in the states. The post office passport Seva Kendra, POPSK for delivering passport related service to the citizen of the country. The government intends to open the POPSK in the HOP in the country in such manners that there is a passport Seva Kendra available within in the radius of 50 kilometers of very rich post office. In the recent years, the Ministry of Cash made many quantitative and qualitative improvement into the delivery of passport service in the country. With the implementation of the Passport Seva project in the partnership with it is a service provided DCS. The Ministry has been providing quality service to the people from the Passport Seva Kendra BSK established with the best in the class MDS across in the country in PPP mode. The people of the Ramanathapuram district, Tamil Nadu, cash to the travel Madurai, Trichy, or Coimbatore for passport service, and there is an Passport Seva Kendra in Ramanathapuram, Tamil Nadu. And I request to the Honorable Minister for External Affairs in the to open the Passport Seva Kendra in Ramanathapuram, Tamil Nadu. Thank you, sir. Thank you, Manya Dharmar ji. Manya Dr. Bhim Singh ji demand to change the timing of currently operated train number 12529 from Patliputra to Lucknow. माननीय उपसभापति महोदय, बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा स्टेशन से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जाने वाली एक ट्रेन है 12-5-29, उसका नंबर है। यह ट्रेन छपरा, सिवान, गोरखपुर होते हुए जाती है। पटना से पाटलिपुत्र से इसके खुलने का टाइम 4:30 बजे शाम में। अभी जो 4:30 बजे का समय है, यह बहुत लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। जो कार्यालय में काम करने वाले लोग हैं या जो बिजनेस व्यापार करने वाले लोग हैं, तो मार्केटिंग वगैरह करके लौटना चाहते हैं, तो 4:30 बजे की ट्रेन बहुत हड़बड़ी में पकड़ना पड़ता है।
उनको अपना काम कार्यालय अधूरा ही छोड़ना पड़ता है और बीच में ही जाना पड़ता है। अगर वे इस ट्रेन को नहीं पकड़ पाते हैं तो रात में पटना से 20-25 किलोमीटर दूरी पर है हाजीपुर, वहाँ जाकर ट्रेन पकड़ना पड़ता है। तो हमारा ये अनुरोध है सरकार से कि इस ट्रेन की उपयोगिता बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि ट्रेन की टाइमिंग को बदला जाए। ये जो ट्रेन नंबर 12-5-29 है, पाटलिपुत्रा लखनऊ सुपर फास्ट एक्सप्रेस, उसकी टाइमिंग रात के 9 या 10 बजे किया जाए, या अगर ट्रेन की टाइमिंग बदलने में कोई दिक्कत है तो रात के 8, 9, 10 बजे के करीब एक नई ट्रेन चलाया जाए। यह जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, तो मैं सदन का और सरकार का ध्यान आपके माध्यम से इस विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर भीम सिंह जी। ऑनरेबल श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, डिमांड टू amend IT Act pertaining to social media. Honorable Deputy Chairman, sir, thank you, sir. I submit that usages of the internet for giving messages or information passed on with unbearable languages or photos damaging the character of men, women through WhatsApp or social media or YouTube, and consequently those are leads to their suicides. I submit to punish them. There was a section 66A of IT Act 2000, but the light of the apex court judgment in Syria versus Union of India case, the government or police unable to file criminal cases against such culprits. A perusal of the above judgment, as per my understanding, I would like to bring one important point to the notice of the House through you, sir. In the said judgment, since it is very elaborate and the time is not sufficient to read the entire judgment, so in brief, I would like to bring one important observation of our apex court before you, sir. It is clear that section 66A is intended to punish any person who uses the internet to disseminate any information that falls within the sub-clauses of section 66A. So, to the best of my knowledge and belief, I felt that since the language of section 66A of the IT Act 2000 is very vague and not even attracting the sections mentioned in the Indian Penal Code, so if the section framed by the correcting the same or introducing some other section without affecting the Article 19(1)(a) of Indian Constitution, and also the newly framed section will stand to the scrutiny of IPC. The apex court also may not object or question the same. I submit that the matter may be referred to the Law Commission to frame a new section or insert the same or amend the IT Act to safeguard the public interests and their privacy. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Manya Subhash Chandra ji. Honorable Sri Raiga Krishnaiya, demand to remove criteria of creamy layer from the quota of OBC. Respected Deputy Chairman, the central government has provided 27% reservations to OBCs, but they are restricted with creamy layer income ceiling. It is against the basic principles of reservation policy. Dr. Baba Saheb Ambedkar was written in a constitution. There is no creamy layer anywhere in constitution. Particularly, reservation policy is not for SC, ST, BC's economic improvement. It is two objective, spirit two objective. One is to social inequalities, remove the untouchability. Second is proportionate representation for these communities. In democracy, every caste, every community has to get their share, power and wealth as per their population. But here, deliberately, recently Supreme Court in Sumoto, they have also touched, restricted with the SC, ST's creamy layer. Nobody asked the Supreme Court. It is a patient to all. So we request through you to the central government, amend the constitution
and restriction of criminal error should be removed, and at the same time should not restrict the criminal error for SC/STs. Because I will quote some small example. In India's history, Indian society, the casteism, caste discrimination, social inequalities are not supposed to be viewed in economic angle. Social discrimination and economic backwardness are not interlinked. People belonging to BC or SC caste are not socially respected in spite of their richness. Reservations are provided to wipe up social discrimination, social inequalities, but not for financial improvement. Moreover, in our society, economic status is not permanent. Caste is permanent. There is possible to that rich becomes poorer, and poorer becomes rich. But it is impossible that rich becomes forward caste community cannot be vice versa. So this is stark reality. This is the real philosophical implication behind the social system. The reservation policy is to eradicate, not for poverty, eradicate social inequalities, social and untouchability, not for richness. So I request through you government, understand and conduct a meeting with intellectuals, social philosophers, and discuss thoroughly and remove the... Thank you. Thank you. Mania Dr. Fauzia Khan, concern over exposure of the children to the violent contents of video games. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, in the digital age, children are increasingly exposed to online video games. Many of these games contain themes unsuitable to small children, such as wanton violence, foul language, substance abuse, sexual content, gender stereotypes, disregard for law, etc., sir. Online games like PUBG, Call of Duty, GTA, Blue Whale Challenge have become immensely popular among the children. This leads to development of aggressive behavior in them as they grow up. Excessive exposure can also cause anxiety and phobias, especially in case of gore content. Sir, in July 24, a 15-year-old boy in Pune, influenced by the Blue Whale game, tragically committed suicide by jumping from a 14th floor building, leaving a note with "log out" written on it. There have been many such instances. Neuroimaging research shows that exposure to violent media can impair cognitive development, reduce prefrontal control over emotions, and delaying the development of the brain's frontal regions. This addiction negatively impacts academic performance, social skills, and mental health. There's an increased risk of exposing children and adolescents to gaming and discussions with unknown adults and peers. This can lead to unexpected encounters with inappropriate sexual, violent, or sensitive content, as well as cyberbullying and cybercrimes. India currently lacks specific legislation for regulating video games and has limited judicial focus on the subject. Sir, existing laws like the 2023 Cinematograph Act and the DPDPA 23 offer some indirect regulation via parents, but do not address video games explicitly. The Cinematograph Act introduces content categories for films such as A, for restricted access, and UA with age markers like 7+, 13+, and 16+. The DPDPA 2023 requires parental consent for children's online activities, but does not cover video games. While parents' role is undeniable in regulating children's access to online media, the government must also directly regulate content for children, especially video games. A dedicated division should be established to oversee and categorize this content involving relevant stakeholders. And, sir, accessible counseling and support services must also be provided for teens at risk from such games. To address these challenges, National Online Security Scrutiny Services, parental education on behavioral addiction, and effective parenting
थैंक यू डॉक्टर फौजिया जी। माननीय श्री नारायण अड़सा के भांडगे, डिमांड टू एस्टेब्लिश हेवी इंडस्ट्रीज एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन बागलाकोट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक। आदरणीय उपसभापति जी, अवकाश के लिए धन्यवाद। मैं हिंदी समझ तो सकता हूँ, लेकिन हिंदी में अच्छा बात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं कन्नड़ में बात कर रहा हूँ। ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಜಲಾನಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂಥ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಪರ್ ಕೃಷ್ಣಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 160 ಗ್ರಾಮಗಳು 4 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 2,500 ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ನಗರ 22,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟಡಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳು ಇವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜನರು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನನೀಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು, ಡೊಲೊಮೇಟ್ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ನಂಥ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬ್ರಾಡ್ಗೇಜ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದಂಥ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು, ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರವನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರುಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. श्री KRN Rajesh Kumar, demand for upgradation of poultry disease diagnosis and surveillance laboratory in Namakkal, Tamil Nadu under Central Financial Assistance Scheme. Thank you, respected Chairman, sir. Sir, I bring to your kind attention the urgent need to upgrade the poultry diseases and diagnosis and surveillance laboratory at the Veterinary College and Research Institute campus in Namakkal to a global standard reference laboratory. This laboratory functions under Tamil Nadu Veterinary and Animal Science University in my constitution of Namakkal, Tamil Nadu, sir. Sir, India poultry industry is a significant contributor to our agriculture economy, in which Tamil Nadu is a major hub, where Namakkal is the country's largest poultry producing region, accounting for 90% of Indians' egg exports. The PDDSL plays a crucial role in addressing poultry diseases challenges by providing the diagnosis, technical advice, and export certification, sir. However, with the increase in the demand for the poultry products, there is a risk of emerging and re-emerging diseases which could result in significant economic losses, sir. To meet the international state standard, prevent such losses, I propose to upgrade the PDDSL with high-tech facilities, including a separate laboratory building with BSL facilities, biosafety cabinets, and advanced equipment like real-time PCR, sir. The Chairman, sir, hence I request the Honorable Minister of Fisheries and Animal Husbandry and Dairying to consider this proposal under the Central Financial Assistance the scheme and allocate the necessary funds to upgrade the PDDSL at Namakkal, Tamil Nadu, sir. The Tamil Nadu Veterinary University sent the proposal to the Ministry for the estimate amount for 10 crores, sir. Thank you, sir.
Sri Ramjilal Suman demand to provide adequate financial and medical assistance to the families of victims of Hathras stampede in Uttar Pradesh. सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ। 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद के सिकंदराऊ क्षेत्र के 2 गांव फुलरई और मोगलगढ़ी में सत्संग के दौरान यकायक हादसे में 123 लोग मारे गए और जाने कितने लोग घायल हुए उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। सभापति जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वहाँ जो सत्संग हुआ भोले बाबा का, उसमें जो आयोजक थे उन्होंने अनुमति मांगी। प्रशासन ने 80,000 लोगों की अनुमति दी, लेकिन संख्या इससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी। अनुमति देना ही काफ़ी नहीं है, ये देखना भी प्रशासन का फर्ज था कि जो संख्या बढ़ी है उसी अनुपात में वहाँ पुलिस बल तैनात किया जाना चाहिए था, सुविधाएं बढ़ानी चाहिए थी। वहाँ सभापति महोदय सिर्फ एक एम्बुलेंस थी, एक फायर ब्रिगेड थी, कोई स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम नहीं था। लोग मारे गए और मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। तमाम लोगों का तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ और तमाम परिवार के लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया। तमाम लोग जो घायल थे उनका पंजीकरण नहीं हुआ, वो अपने निजी पैसे से अपने घर पे अपना इलाज करा रहे हैं। सभापति महोदय, बहुत गंभीर मामला है। उस घटना की न तो सेवादारों की जिम्मेदारी थी, न भोले बाबा की, प्रशासन की जिम्मेदारी थी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के लिए एक SIT गठित की। उस SIT ने प्रथम दृष्टया प्रशासन को जिम्मेदार माना और SDM तथा क्षेत्राधिकारी को सस्पेंड किया गया। सभापति महोदय, ये बहुत गंभीर मामला है और मैं आपसे मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो मरने वालों की संख्या है, इसके अलावा जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और जो लोग अपने घरों पर इलाज कर रहे हैं, राज्य सरकार ने मात्र 2 लाख रुपए की मदद दी है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि हम लोगों की मदद करेंगे। और सभापति महोदय, आपके नेतृत्व में इस सदन में और लोकसभा में मृतकों को शोक श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन न तो लोगों का उपचार सही हो पा रहा है, न जो मृतक है उनकी मदद हो पा रही है। सभापति महोदय, बहुत आवश्यक यह है कि जो लोग गरीब हैं, ग्राम पंचायत की अगर कहीं जमीन है कृषि योग्य तो उनको पट्टा दिया जाए, आवासीय जमीन है तो उनको आवास का पट्टा दिया जाए। और जो लोग गिरफ्तार है सभापति महोदय, बेगुनाह लोग गिरफ्तार है सभापति महोदय, समीक्षा करके उनको छोड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। Shri Ramji, demand for train from Lakhimpur to Delhi, Mumbai, Amritsar and include Dudhwa Tiger Reserve Park in National Tourist List. धन्यवाद मान्यवर। मैं लखीमपुर खीरी की तरफ से 2 मांगे लेकर के आपके खड़ा हूँ। और मान्यवर, लखीमपुर उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है और जहाँ पे 50 लाख की आबादी है। मान्यवर, लोगों की मेन तो वहाँ पे जो व्यवसाय है कृषि पे ही है और लगभग 10 नदियों वाला जिला लखीमपुर खीरी है। मान्यवर, 10 नदियों की वजह से तराई क्षेत्र है, एक बायोडाइवर्सिटी का एरिया है और काफ़ी एरिया में किशनपुर सेंचुरी भी है, दुधवा नेशनल पार्क भी है और जहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, भालू, हिरन, तमाम तरह के जीव जंतु और बर्ड्स वहाँ पे दिखाई पड़ती हैं। तो मानवर, मेरे आपसे निवेदन है सरकार से कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र को विकसित करने का काम करें। और साथ ही मानवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लखीमपुर में कोई भी ट्रेन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के लिए नहीं जाती है। लोगों को लखनऊ आकर के ट्रेन पकड़ना पड़ता है, तो ट्रेन चलाने का भी काम करें। मानवर, यही मैं आपसे कहना